डायरेक्ट टेस्ट 2025 के फेज 1 के अंदर जो आईक्यू के क्वेश्चंस पूछे गए थे आज हम उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर यहाँ पे शुरू करते हैं। फजूल में बोलूं सब्सक्राइब करो लाइक करो, करते वैसे भी नहीं, टाइम जाया हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है अ पीस ऑफ पेपर हैज 2 होल्स, इफ वी फोल्ड 6 टाइम्स हाउ मेनी होल्स विल बी क्रिएटेड। आपके पास कोई भी एक जो है वो पेपर है, उसमें जो है वो ऑलरेडी 2 होल्स हैं, ठीक है। अब आप उसको जो है वो मजीद अगर 6 दफा फोल्ड करोगे तो कितने जो है वो टोटल होल्स बनेंगे। तो भाई हर फोल्ड करने पे आपके पास होल्स जो है ना वो डबल होते जाएंगे। तो शुरू में इसके पास ऑलरेडी 2 होल्स हैं, अब हम इसको 6 दफा जो है वो फोल्ड कर रहे हैं। तो 6 दफा मजीद आप जो है वो 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो 6 दफा 2 लिखने से बेहतर है आप 2 पावर 6 लिख दो। तो अब आपने इसको सोल्व करना है, आपके पास टोटल नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे। तो भाई 2 पावर 6 का मतलब होता है 64 और यहाँ पे 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 264 का होता है 128। तो टोटल हमारे पास जो है वो होल्स बनेंगे 128 जब हम उसको जो है वो 6 दफा फोल्ड करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन डी। अब देखो कभी कभी जो है ना वो बच्चों को सवाल समझ में नहीं आ रहा होता, हो सकता है कि भाई ये जो है वो बहुत सारे बच्चों को समझ ही ना आया हो और वो जो है वो कंफ्यूज हो गए हो कि भाई करना क्या है। तो लेट सपोज अगर मैं जो है वो टेस्ट में बैठा हूँ और इस तरह का सवाल आ गया और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो भाई आप यहाँ पे जो है ना वो क्वेश्चन को एनालाइज करो। जैसे लेट सपोज इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो डेटा में सिर्फ 2 नंबर्स गिवन है, एक हमारे पास 2 गिवन है और दूसरा हमारे पास 6 गिवन है। तो अब आप जो है वो यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगाओ कि भाई इनको ऐड करूं, मल्टीप्लाई करूं या एक दूसरे का पावर बनाऊं। हो सकता है कोई ना कोई ऐसा आंसर आ जाए जिसमें जो है वो ऑप्शन मैच हो जाए। जैसे लेट सपोज मैं जो है वो सोच रहा होता कि जी अगर मैं 6 को स्क्वायर करूं तो 36 आ रहा है, ऑप्शन में तो नहीं है। या मैं 2 पावर 6 कर दूं तो 64 आ रहा है, ऑप्शन में तो नहीं है। तो कुछ ना कुछ करके जो है ना वो आप इस तरह से पॉसिबिलिटीज बनाओ, आपके पास कोई ना कोई जो है वो ऐसा आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन में मौजूद होगा और प्रोबेबली वो सही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है वो अगर लेट सपोज इस स्टेप तक जो है वो पहुंच जाता कि जी मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं अगर 2 पावर 6 से, या मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं 6 पावर 2 से, तो लेट सपोज यहाँ से जो है वो डिफरेंट आंसर आ रहा है और यहाँ से जो आंसर वही आ रहा है जो कि ऑप्शन में भी अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं आप इसकी तरफ जा सकते हो। क्योंकि वैसे भी अगर आप देखो ना ऑप्शंस भी बड़े इजी हैं, 122, 124, 126, 128। 128 बड़ा कॉमन है, 2 पावर 7 आप पढ़ रहे होते हैं ना, 128 के बराबर होता है। तो आप यहाँ से भी जो है वो अंदाजा लगा सकते थे। तो इस तरह से जो है वो पॉसिबिलिटीज बनाया करो। बाकी कोई एग्जामिनर हमारे साथ जो है वो दुश्मनी करके तो नहीं बैठा हुआ ना कि वो ज़बरदस्ती ऐसा सवाल बनाएगा कि बच्चा इस तरह से ना सोचे, इस तरह से ना सोचे। हमें जो है वो क्वेश्चन ऐसे बनाना चाहिए, वो जस्ट आपकी जो है वो मैथमेटिकल स्किल्स को चेक कर रहा है। तो आपने भी यहाँ पे जो है वो हर दफ़ा तुक्का नहीं मारना, थोड़ी बहुत जो है वो एनालाइजेशन करनी है कि भाई किसी न किसी तरह से मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। 2 में कहा जा रहा है यू एंटर अ डार्क रूम विद 1 मैच, देयर आर 3 थिंग्स इन दैट रूम, एन ऑयल लैम्प, अ कैंडल एंड अ फायर प्लेस, व्हाट वुड यू लाइट फर्स्ट। अब देखो आप किसी जो है वो ऐसे रूम में जा रहे हो जहाँ पे जो है वो अंधेरा है, ठीक है, कुछ नज़र नहीं आ रहा आपको। तो वहाँ पे आप जो है वो सबसे पहले जो है वो क्या चीज़ जलाओगे, कैंडल या जो है वो ऑयल लैम्प या जो है वो फायर प्लेस या फिर नन ऑफ दीज। तो भाई आपको इसने शुरू में बताया है कि आपके हाथ में जो है ना वो एक माचिस है, तो सबसे पहले आप उस माचिस की तीली को जो है वो जलाओगे ना, तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। वैसे अजीब क्वेश्चन था, अच्छा था, अजीब था, कुछ भी इसको लेबल कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है इफ यू काउंट फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी नंबर्स विल यू सी दैट कंटेन अ 5। तो भाई अगर आपके पास जो है वो 1 से लेके 100 तक जो भी नंबर्स हैं, आपने देखना है कि उनमें कितनी दफ़ा जो है वो 5 आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे जो 50 से लेके 59 तक 5 आ रहा होता है ना उसमें। तो यहाँ पे देखो 5 जो है वो आएगा, फिर 15 में भी 5 आता है, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है वो 25 में 5 आता है, 35 में आता है, 45 में आता है, 50 में आता है, 51, 52, 53, 54, 55, फिर यहाँ पे 56, 57, 58, 59, फिर यहाँ पे 65, फिर 75, फिर 85, फिर 95, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो यहाँ पे ये 19 होगा। करेक्ट ऑप्शन सी। अच्छा जी, यहाँ पे
मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि 5 जो है ना वो 2 दफ़ा आ रहा है तो उसको 2 दफ़ा क्यों नहीं काउंट कर रहे। तो भाई ये नहीं पूछ रहा कि 5 जो है वो कितनी दफ़ा आ रहा है, ये पूछ रहा है कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 5 आ रहा है। तो ये नंबर तो एक ही है ना 55, तो इसके अंदर जो है वो 5 आ रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि कितनी दफ़ा जो है वो आ रहा है, ये पूछ रहा है बस वो नंबर्स बताओ जिसमें जो है वो 5 आ रहा है। तो ये 19 हमारे पास नंबर्स होंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है 8 कैंडल्स वर बर्निंग, ठीक है, 3 वर एक्सटिंग्विश्ड, हाउ मेनी कैंडल्स लेफ्ट। अब यहाँ पे ये जो एक्सटिंग्विश्ड वर्ड है ना, जिसको इसकी वोकैब का पता होगा वही जो है वो सही करके आया होगा। तो भाई इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ जल रही है ना तो आप उसको जो है वो बंद कर देते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास 8 कैंडल्स जो है वो जल रही थी तो उसमें से अगर आपने 3 बंद भी कर दी तो कोई मसला नहीं, 8 ही जो है वो कैंडल्स है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए ही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, एक सीक्वेंस है लेकिन इसमें जो है वो वीक के डेज हैं, संडे, मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे, वेडनेसडे। तो भाई अब आगे क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है वो संडे है, फिर उसके बाद मंडे आ रहा है, फिर उसके बाद वेडनेसडे आ रहा है, फिर उसके बाद सैटरडे आ रहा है, फिर उसके बाद वेडनेसडे आ रहा है अगेन। अब आगे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे देख सकते हो कि भाई संडे और मंडे के दरमियान जो गैप है वो कोई है ही नहीं, मतलब कि 0 डेज का गैप है। फिर मंडे और वेडनेसडे के दरमियान 1 दिन का गैप है, सही है। फिर वेडनेसडे और सैटरडे के दरमियान 2 दिनों का गैप है, एक फ्राइडे हो गया और एक जो है वो थर्सडे हो गया, ठीक है। फिर सैटरडे और वेडनेसडे के दरमियान कितना गैप है, 3 दिन का, क्योंकि अगर आप देखो बीच में संडे भी आ रहा है, मंडे भी आ रहा है और ट्यूसडे भी आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें आगे जो है वो ऐसा दिन रखना पड़ेगा जिसमें जो है वो वेडनेसडे और उसके दरमियान 4 दिन का गैप हो। तो इसका मतलब है थर्सडे का गैप आ जाए एक, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, मतलब कि ये 4 दिन जो है वो गैप आ जाए। तो उसके बाद क्या होगा, मंडे। तो इसका मतलब यहाँ पे मंडे आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर देखो 4 दिन का गैप बन रहा है। तो ये सीक्वेंस बेसिकली यूज हो रही थी थ्रू दीज वेक्टर्स। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी होगा 5 में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कहा जा रहा है देयर आर 3 ऑनियंस एंड 4 एप्पल्स ऑन द टेबल, ही टुक 1 ऑनियन, देन हाउ मेनी फ्रूट्स आर ऑन द टेबल। तो भाई एक टेबल है जिसमें जो है वो 3 हमारे पास ऑनियंस हैं। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑनियन ही होती है ना, ठीक है। हम मैथ वाले लोग हैं भाई, हमें इतना जो है वो फोकस नहीं होता प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। और 4 जो है वो एप्पल्स हैं और उसने जो है वो 1 ऑनियन उठा दिया। तो हमें बताओ कि कितने फ्रूट्स पड़े हैं। तो भाई फ्रूट्स जो है वो सिर्फ एप्पल्स ही होते हैं ना, वो तो वेजिटेबल है। तो यहाँ पे अगर उसने जो है वो कोई फ्रूट नहीं उठाया तो सिर्फ फ्रूट ही यहाँ पे जो है वो अभी भी पड़े हुए हैं, जो कि 4 ही हैं। तो करेक्ट ऑप्शन ए, 4 के 4 वहाँ पे फ्रूट्स पड़े हुए हैं जो कि सारे एप्पल्स हैं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ऑड वन आउट, ये हमारी टेक्निक होती है आईक्यू के अंदर कि एक चीज जो है वो बाकी तीनों से डिफरेंट होती है अगर तो 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, टोमेटो, ऑनियन, एप्पल और एप्रीकॉट। तो यहाँ पे याद रखो टोमेटो जो है ना वो आपका फ्रूट में ही काउंट होता है, ठीक है। ये मैंने जो है वो सीखा था 2021 में, मैंने कोई वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, वहाँ पे उसने बताया था कि भाई टोमेटो जो है ना वो एक फ्रूट में ही काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंट है वो है बी, यानी कि ऑनियन जो कि वेजिटेबल है, बाकी सारे जो है वो फ्रूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है इफ थर्मामीटर इज फॉर टेम्परेचर देन बैरोमीटर इज फॉर व्हाट। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास ये रिलेशन बन रहा है थर्मामीटर और टेम्परेचर के दरमियान कुछ इस तरह कि भाई थर्मामीटर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि काम आता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो अब हमें बताना है कि बैरोमीटर जो है वो किससे रिलेट करेगा। तो बेसिकली बैरोमीटर भी यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर कर रहा होगा किसको, प्रेशर को, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन है जो कि यहाँ पे आपने पढ़ा भी होगा इंग्लिश के जो है वो पोर्शन के अंदर भी, जब आप एनालॉजीज वगैरह पढ़ रहे होते हो, साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। सो बैरोमीटर वी यूज फॉर टू मेजर प्रेशर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं जो है वो इसको मिटा दूँ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है इफ CAT इज इक्वल टू XZG देन DOG किसके बराबर होगा। पूरा नाम मैं नहीं ले रहा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर CAT बराबर है XZG के तो हमें बताओ DOG किसके बराबर होगा। तो भाई देखो ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का नाम है, आप जो है वो भले देख लेना, ये तो इजी है बड़ा। देखो यहाँ पे ये जो पहला वर्ड है इसमें ये आपका बन रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड ऑर्डर ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है। जो ABC आपके पास है ना उसमें जो अल्फ़ाबेट का अगर आप फॉरवर्ड ऑर्डर देखो
तो उसके हिसाब से ये वर्ड बन रहा है। फिर उसी को रिलेट करके यहाँ पे आप बैकवर्ड ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में जो है वो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग में जो है वो लेटर्स लिख रहे हो। तो भाई अल्फाबेट में अगर आप ABC से स्टार्ट करोगे तो तीसरे नंबर पे C आता है। इसी तरह अगर आप रिवर्स ऑर्डर में आओगे ना अल्फाबेट में Z Y X करके, तो यहाँ पे फिर X जो है वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। फिर अगर आप जो है वो ABC से स्टार्ट करोगे तो पहले पे A आता है। फिर आप जो है वो अगर वही ABC रिवर्स ऑर्डर में पढ़ोगे तो पहले पे Z आता है। फिर यहाँ पे जिस नंबर पे T आ रहा होगा फॉरवर्ड वाले ऑर्डर में, उसी नंबर पे G आ रहा होगा बैकवर्ड वाले जो है वो ऑर्डर में, रिवर्स करके जब आप ABC पढ़ोगे। तो उसी तरह बस आपने ये बनाना है। तो भाई D देखो शुरू में जो है वो चौथे नंबर पे आता है ना, ABC, हाँ D जो है वो चौथे पे आ रहा है। तो अब आपने रिवर्स में जो है वो लेके चलनी है ABC चौथे नंबर वाले लेटर तक। तो पहले Z, फिर Y, फिर X, फिर क्या होता है W, ठीक है। तो इसका मतलब है D रिलेट करेगा W से। फिर यहाँ पे O जो है वो देख लेना किसके ऊपर आता है। अभी ये मुझे जो है ना वो फिर ABC जब मैं लिखूंगा तभी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं जो है वो आपको बता देता हूँ ऑप्शन कौन सा होगा। तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से A, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो पहले का ही आपने बना लिया ना, तो D जो है वो रिलेट कर रहा है W से, तो इसका मतलब है बाकी यहाँ पे कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें पहले लेटर जो है वो W आ रहा हो, तो यहाँ पे A ही हो जाएगा। तो ये भी एक हिंट होती है ताकि आप जो है वो जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ, इतना टाइम ना ले, सही है। तो अब आप इसको अगर डिटेल में देखोगे भी, तो अगर आप ABC से जो है वो शुरू करोगे, शुरू से ABC करके ऐसे फॉरवर्ड वर्ड में, तो आप जो है वो O जिस नंबर पे देखोगे वही आप रिवर्स ऑर्डर में जब ABC पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको L मिलेगा। इसी तरह फिर आप तीसरा लेटर भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, अ ग्रुप ऑफ पीकॉक्स इज कॉल्ड, ये तो जनरल नॉलेज का सवाल था, IQ में बनता नहीं था। तो यहाँ पे आप बोलते हो B जिसमें लिखा हुआ है ऑस्टेंटेशन, ठीक है, जो भी टर्मिनोलॉजी है भाई। तो इस ग्रुप ऑफ पीकॉक्स को आप ये नाम देते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज बोले ना तो आप उसको बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दो अगर तो अल्फाबेट्स में आ रहा है, और कभी कभी पिक्चर्स में भी मिरर इमेज जो है वो पूछी जाती है, तो ये आप देख लेना। तो बस आपने उसको रिवर्स कर देना है जो भी आपके पास लेटर्स गिवन है। तो ये हो जाएगा 5, 4, Z, Y और X, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आ जाओ, जिसमें कहा जा रहा है एवरी न्यू ईयर सिंस मियाज बर्थ हर ग्रैंड पेरेंट्स डिपॉजिट एज मैनी कॉइन्स इनटू हर पिगी बैंक एज हर एज एट दैट टाइम। ओके, नाउ देयर आर 45 कॉइन्स इन द पिगी बैंक, हाउ ओल्ड इज मिया। तो भाई यहाँ पे कोई भी एक, अब ये लड़का है या लड़की है, कोई भी एक मिया है, एक इंसान मान लेते हैं बस। तो भाई जब से वो पैदा हुई है ना, तो हर साल जो है वो उतने कॉइन्स उसके एक पिगी बैंक में जो है वो उसके ग्रैंड पेरेंट्स रख देते हैं जितने भी साल उसकी जो है वो एज को हुए होते हैं। मतलब कि अगर पहले साल उसका जो है वो बर्थ हुई होगी, ठीक है, बर्थडे हुई होगी ऐसे मान लेते हैं, तो 1 कॉइन उन्होंने रखा। फिर दूसरे साल में 2 कॉइन, फिर तीसरे साल में 3 कॉइन, फिर चौथे साल में 4, पाँचवें साल में 5, छठे साल में 6, इस तरह करके जो है वो ये बोल रहा है कि अब उसके बाद अगर टोटल जो है वो 45 कॉइन्स हैं तो हमें बताओ उसकी एज क्या होगी। तो भाई आपने क्या कर देना है, यहाँ पे ऐड करते जाना है। पहले साल में उन्होंने 1 कॉइन ही रखा होगा क्योंकि उसकी जितनी जो है वो एज है उतने वो कॉइन्स रख रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे साल में उसकी एज जो है वो 2 ईयर्स है तो 2 कॉइन्स रखेंगे, फिर तीसरे में 3, फिर चौथे में 4, 5, 6, इस तरह करके आपने जो है वो ऐड करना है। फिर जहाँ तक भी सम जो है वो 45 आ जाए उस वाले ईयर तक आपकी जो है वो ये एज हो जाएगी। तो ये 7, 8 और 9 तक अगर आप यहाँ पे ऐड करो तो 45 बन जाएगा। ये देखो 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। तो देखो 45 कॉइन्स जो है वो उसके पास होंगे, तो उसकी एज जो है वो 9 ईयर्स होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन B। अच्छा सवाल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन नॉन एज प्लेजियरिज्म। ठीक है, ये तो बड़ा जो है वो कॉमन है आजकल, एकेडमिक्स में आपको दिखेगा ये वर्ड। 13 में A। 14, if a doctor gives you 3 pills and tells you to take every pill half hour, how long would it be before all the pills had been taken? तो भाई आपको जो वो कोई भी डॉक्टर 3 पिल्स दे रहा है, टेबलेट्स मान लेते हैं, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। तो हमें बताना है कि भाई कितने टाइम में आप जो है वो तीनों खत्म कर लोगे। तो भाई सबसे पहला जब आप जो है वो टेबलेट लोगे तो आपके पास कोई टाइम तो नहीं गुजरा हुआ ना। तो सबसे पहला टाइम जब आप ये टेबलेट लोगे तो आपके पास अभी कोई टाइम नहीं गुजरा, ठीक है, तो उसको अभी हम 0 मान लेते हैं। फिर जब आप दूसरा लोगे तो आपके पास टाइम कितना गुजरा होगा, 30 मिनट, क्योंकि आपने हर आधे घंटे बाद जो है वो एक टेबलेट लेनी है, सही है।
अच्छा जी, उसके बाद आप जब ये तीसरा लोगे जो कि आखिरी वाला, तो आपके पास बेसिकली टाइम गुजर चुका होगा 1 घंटा। तो इसका मतलब है 1 घंटे में आप ये तीनों टेबलेट्स खा जाओगे। तो भाई आप जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मानोगे ए, जो कि है 1 घंटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है इफ़ यू रोटेट अ क्यूब विद अ रेड फेस ऑन टॉप, वेयर विल द रेड फेस बी आफ्टर अ 180 डिग्री टर्न। तो जब भी आप किसी चीज़ को 180 डिग्री से जो है वो रोटेट करते हो, टर्न करते हो, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये पहले टॉप पे था तो अब ये बॉटम पे आ जाएगा, तो डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, अगेन एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। अ रेस्टोरेंट रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ मील बाय 25%, व्हाट परसेंटेज मस्ट द डिस्काउंटेड प्राइस बी इंक्रीज टू रिटर्न द ओरिजिनल प्राइस। तो भाई आपके पास कोई भी एक रेस्टोरेंट है जिसने जो है वो किसी जो है वो मील की प्राइस जो है वो 25% रिड्यूस की थी। तो अब ये पूछ रहा है कि कितनी जो है वो परसेंट प्राइस में जो है वो इंक्रीज करूं ताकि वो ओरिजिनल प्राइस पे आ जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये 25% ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? देखो, लेट्स सपोज ये क्वेश्चन नंबर 16 है ना, हम ये मान लेते हैं कि भाई कोई भी एक जो है वो मील है उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। ठीक है, और लेट सपोज ये 25% से बढ़ गई। ठीक है, तो अब ये हो जाएगी 125। तो अब अगर ये प्राइस कम भी होगी ना कितनी भी परसेंट, तो ये इस न्यू प्राइस के हिसाब से होगी ना। तो 25% से लेट सपोज अब ये डिक्रीज हो रही है, या किसी भी परसेंट से डिक्रीज हो रही है, या मजीद इवन इंक्रीज भी हो रही है, तो न्यू प्राइस के हिसाब से होगी ना, इस ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से थोड़ी ना होगी। तो यहाँ पे अगर 25% उसने कम किया है, तो लेट सपोज 100 रुपीज़ उसकी प्राइस थी, तो अब ये प्राइस 75 हो गई होगी। अब इस 75 को अगेन 100 बनाने के लिए अगर हम जो है वो इंक्रीज भी करेंगे कुछ परसेंट, तो वो इसके हिसाब से करेंगे, ना कि ओरिजिनल 100 के हिसाब से करेंगे। हाँ, अगर आप इसके हिसाब से कर रहे हो फिर तो आपका ये जो है वो इसमें ऐड होकर 100 बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ही गलत है ना। आप हमेशा न्यू प्राइस के हिसाब से, जो भी आपके पास अवेलेबल प्राइस होती है, प्रेजेंट प्राइस होती है, करंट प्राइस होती है, उसी के हिसाब से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हो। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि 25% से रिड्यूस किया तो 25% से ही जो है वो इजाफा करके उसको वापस लेके जा सकते हैं। नहीं, आप यहाँ पे परसेंट इंक्रीज का फार्मूला लगा सकते हो। कैसे? मैं यहाँ पे इसको मिटा दूं कि भाई आप यहाँ पे देखो, उसने जो है वो लेट सपोज प्राइस की, हम यहाँ पे मील की यही मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ थी। ठीक है, उसने 25% जो है वो रिड्यूस कर दी, तो अब इसकी प्राइस क्या होगी? ये हो जाएगी 75। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप परसेंट इंक्रीज का फार्मूला लगाओ, जो कि कुछ इस तरह से होता है कि भाई ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंटेड प्राइस को माइनस करके डिवाइड कर दो डिस्काउंटेड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास ओरिजिनल प्राइस 100 थी माइनस डिस्काउंटेड प्राइस अब हमारे पास क्या है 75 डिवाइडेड बाय डिस्काउंटेड प्राइस 75 मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल जो है वो आंसर होगा। तो 100 में से 75 क्या, कितना बचेगा 25 अपान में 75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 25 की टेबल 1 टाइम, फिर यहाँ पे 3 टाइम। अब ये हो जाएगा 100 अपान में 3। तो जब आप 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये हो जाएगा 33.33%। इसका मतलब है ऑप्शन सी। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के ऊपर। तो 17 में आपके पास होगा बी स्टेबिलिटी और 18 में होगा आपके पास डी वर्ड्स। तो यहाँ पे 17 उसी तरह का है जैसे हमने वो थर्मामीटर और बैरोमीटर वाला किया था। ठीक है, शिप्स और बोर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे जो है वो कॉन्सेप्ट नजर आएगा। अच्छा जी, 18 में भी वही है कि आपने जो है वो एक प्रोपोर्शन बनाना है। जिनियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट जो है वो फैमिलीज, उनकी हिस्ट्री। ठीक है, एंसेस्ट्री का मतलब यही होता है ना। तो अगर जेनियोलॉजी का मतलब होता है एंसेस्ट्री, तो एटमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी अबाउट वर्ड्स। तो यहाँ पे ये डी होगा। ठीक है, मैंने लिख दिया। गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं भाई खड़ा नहीं हो पा रहा। 19 में देखो कहा जा रहा है ग्रुप द गिवन फिगर्स इनटू 3 क्लासेस यूजिंग ईच फिगर ओनली वंस। आपको यहाँ पे जो है वो 3 ग्रुप्स बनाने हैं, लेकिन ग्रुप्स इस तरह से बनाने हैं कि कोई भी जो है वो फिगर रिपीट ना हो रही हो किसी दूसरे ग्रुप में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करो आपके पास टोटल जो है वो 6 फिगर्स हैं। आप जो है वो 3 ग्रुप्स बनाओगे 2-2 का, और जो फिगर्स है ना वो आपके पास एक ही किस्म की 2 दफ़ा रिपीट हो रही है। अगर आप 1 और 4 को देखो ये सेम ही है। अगर आप 4 को रोटेट करोगे या 1 को तो आपको सेम दिख जाएंगी। 2 और 3 सेम ही है, 5 और 6 जो है वो सेम ही है। तो अगर हमें ऐसे ग्रुप्स बनाने हैं कि भाई ये जो है वो फिगर किसी दूसरे ग्रुप में फिर से रिपीट ना हो, तो आप क्या करो, सेम फिगर्स जो है वो एक ही ग्रुप में रख दो। आप 1 और 4 को एक साथ रख दो, 2 और 3 को एक साथ रख दो, 5 और 6 को जो है वो एक साथ रख दो। तो आपके पास 3 ऐसे ग्रुप्स बनेंगे जिसमें जो है वो डिफरेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 1 4 2 3 और 5 6। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा।
अब आ जाओ 20 के ऊपर, जिसमें कहा जा रहा है अगेन कि भाई आपके पास 9 फिगर्स गिवन है, इनको जो है वो 3 डिफरेंट ग्रुप्स में रखना है और कुछ इस तरह से रखना है कि भाई कोई भी फिगर जो है वो किसी दूसरे के अंदर ना आ रही हो। तो यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स देखो कुछ इस तरह से बना रहा हूँ कि भाई लेट सपोज ग्रुप 1 में एक बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं फिगर रख रहा हूँ पहली, जो कि इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, और मैं रख रहा हूँ 5वीं, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से बनी हुई है, और मैं रख रहा हूँ 7वीं इसके अंदर फिगर जो कि कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरा ग्रुप बना लेते हैं जिसके अंदर मैं फिगर्स रख रहा हूँ लेट सपोज दूसरी वाली जो कि कुछ इस तरह से बनी हुई है, सही है, और इसके अंदर मैं फिगर रख रहा हूँ चौथी जो कि कुछ इस तरह से बनी हुई है, और यहाँ पे मैं फिगर रख रहा हूँ 8वीं जो कि कुछ इस तरह से बनी हुई है, सही है। अब यहाँ पे हम तीसरा ग्रुप बना लेते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। ग्रुप 3 के अंदर जो मैं फिगर्स रख रहा हूँ वो मैं रख रहा हूँ 3 वाली, 6 वाली और 9 वाली। 3 वाली कुछ इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, जिसमें फिर ये पोर्शन जो है ना वो शेडेड है, और यहाँ पे 6 के अंदर कुछ इस तरह से बनी हुई है जिसमें ये वाला रीजन जो है ना वो शेडेड है। फिर 9 के अंदर इस तरह से बनी हुई है अगेन, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है वो शेडेड है। अब अगर आप देखो मैंने इन फिगर्स को इस तरह से ग्रुप्स में रखा है कि ये जो है वो किसी दूसरे ग्रुप के अंदर रिपीट नहीं हो रही, एक ही ग्रुप के अंदर एक ही किस्म के जो है वो फिगर्स आ रहे हैं। ग्रुप 1 में देखो ऐसी फिगर्स आ रही हैं जो कि 2 सेम किस्म की फिगर्स हैं लेकिन एक दूसरे के अंदर आ रही हैं। यहाँ पे देखो 2 रेक्टेंगल्स हैं, एक रेक्टेंगल दूसरे के अंदर आ रहा है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। यहाँ पे 2 जो है वो आप राम्बस बोल सकते हो, अभी एक राम्बस जो है वो दूसरे राम्बस के अंदर आ रहा है, तो ये एक ग्रुप बन गया। फिर दूसरा ग्रुप मैंने कैसे बनाया है कि भाई 2 डिफरेंट किस्म की फिगर्स हैं, एक फिगर जो है वो दूसरी फिगर के अंदर आ रही है। यहाँ पे देखो ट्राइंगल सर्किल के अंदर आ रहा है, यहाँ पे सर्किल रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, यहाँ पे फिर सर्किल जो है वो ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तीसरे किस्म का ग्रुप मैंने कैसे बनाया है कि भाई इसके अंदर ऐसी आपको फिगर्स मिलेंगी जिसमें 2 सेम तरह की फिगर्स हैं, एक फिगर जो है वो दूसरी फिगर के अंदर लाई कर रही है, उसके इनसाइड है, लेकिन उनके दरमियान जो स्पेस है ना वो जो है वो फिल्ड है, उसको अंदर हम जो है ना कवर किया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे देखो सर्किल दूसरे सर्किल के अंदर है लेकिन इनके दरमियान जो स्पेस है ना वो यहाँ पे फिल्ड है, उसको हमने जो है वो मार्क कर दिया है, कवर कर दिया है। तो यहाँ पे भी देखो इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे देखो अगर आप बोल रहे हो कि ये और ये सेम है तो सेम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल्स के जो दरमियान स्पेस है वो मौजूद है, यहाँ पे हमने उस स्पेस को फिल कर दिया है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इनको 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे 1, 5, 7 का एक ग्रुप, फिर हमने बनाया है 2, 4, 8 का ग्रुप, फिर हमने बनाया है 3, 6, 9। तो ये करेक्ट ऑप्शन बी है। सो भाई मैंने जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको जो है वो IQ अच्छे से करवाने की, जो भी मेरे पास पॉसिबल थे क्वेश्चंस और जो भी पॉसिबल रिसोर्सेज हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।